हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे योगेन साहू नहीं हुआ है। अच्छा, आप मेरे को बताओगे ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू यहाँ सॉल्व करने वाले हैं और एक शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनिंग भी हम करते चलेंगे। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे के हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा एमसीक्यू, जिसका टॉपिक हमें भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? है ना। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टेड एक्ट 1813 और चार्टेड एक्ट 1833। तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हुआ क्या था इसमें, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, तो इसके अंतर्गत ही 1774 में हमारा जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो इसके प्रथम हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे, ये जो थे ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के? कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ का पूछा गया है ना, दिल्ली पूछा है या कलकत्ता, क्योंकि दिल्ली में भी आगे जाके हमारे सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता ही है कि दिल्ली में हमारे सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसकी स्थापना बाद में हुई थी। जब स्टार्ट हुआ था तो क्योंकि उस समय कलकत्ता को ही अपना मेन, ब्रिटिश जब हमारे यहाँ आए थे तो कलकत्ता को ही अपना मेन मान के चलते थे, मेन था उस समय सेंटर। तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है कलकत्ता में की गई थी 1774 में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, अब इसमें बाकी चीजें जो है जैसे रेगुलेटिंग 1773 का तो हमने देख लिया, इसमें काफी चीजें हुई थी, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो अभी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं पीट्स इंडिया जो अधिनियम आया था 1784 में। इस समय क्या हुआ था कि दो पार्ट में द्वैध यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कंपनीज में। तो वो कहाँ क्या 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 हुआ था? एक हमारा आया था बीओसी, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा आया था बीओडी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। इसका एक डिफरेंट काम था, जो कि जो हमारा कंपनी था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए ये दो टाइप के हमारे यहाँ जो द्वैध शासन जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसको सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, और चलो नेक्स्ट में चलते हैं अपन। बाकी जो ऑप्शन है इसको धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे क्वेश्चन आने से। सेकंड है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि 1773 में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये क्या है? अभी मैंने बताया ये क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो लेमिस्टर नहीं थे। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया वो कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, दूसरा जो है वो गलत है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो अपने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, वो कैसे आया, उस सब के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो ये इसका पहला ऑप्शन क्या है? 1818 का चार्टेड एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। थर्ड है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं इसको। 1813 का जो चार्टेड एक्ट आया था 1813 का, उस समय क्या हुआ था, एक नियम बन गया था कि 1 लाख रुपए हर साल, 1 लाख रुपए जो है वो हमारी शिक्षा में, भारत में शिक्षा के लिए इसमें अपना खर्च किया जाएगा, है ना। तो इसी समय क्या हुआ था 1813 में, हमारे एक्ट में ही, इस एक्ट के तहत ही हमारे यहाँ शिक्षा को
ग्रोथ मिला, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया गया और उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। इस पैसे को, ये जो 1 लाख रुपीस जो हमको मिलने वाला था इस शिक्षा के लिए, उसको पास करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा जो है इससे रिलेटेड बिल्कुल एक विवाद था, प्राच्यविद एकम आंग्लविद विवाद। ये भी इसके बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता था, ये जो अंग्रेजी शिक्षा का हमारे भारत में स्टार्ट करने के लिए। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही सही हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव लाई उसके लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या है ये अपन एमसीक्यू कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक शॉर्ट में अपन इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं क्योंकि बाकी तो हमारा पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से ही हम इसका एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब देखो इसमें होता क्या गया था, जितने भी हमारे यहाँ चार्टर्ड एक्ट आए थे, सबको पता है कि 1793 से हमारे चार्टर्ड एक्ट जो है शुरू हुए थे। ये हमारा पहला चार्टर्ड एक्ट था जो 1793 में आया, उसके बाद 1813 में आया, 1833 में आया, 1853 में आया, ऐसे लाइन से जो है हमारे यहाँ चार्टर्ड एक्ट आते गए हैं जो कि 20-20 साल के अंतराल में आया था, है ना। तो इसमें हर साल क्या है, कुछ ना कुछ नया ऐड होते गया। और एक्चुअल में इसको लाने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एकाधिकार चल रहा था। सारे भारत में होने वाले सारे काम, सारे जितने भी बिजनेस हो रहे थे, जितना भी हम आयात निर्यात जो भी कर रहे थे भारत में, वो सारा चीज़ कौन हैंडल कर रहा था, हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी है, सारा चीज़ ये अकेले ही हैंडल कर रहा था। तो इस पे ही कंट्रोल करने के लिए और क्या बोलना चाहिए कि आगे और भी दूसरे जो ईस्ट मतलब ब्रिटेन के जो लोग थे उनको और भी बिजनेस जो सभी में बांटने के लिए क्या किया गया था, ये जो चार्टर्ड एक्ट है इसको लाया गया था। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ था, 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। क्या है, अभी तक तो वो कंटिन्यू करते आ रहे थे, उसको क्या किया, पहले सिर्फ 20 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें क्या किया गया, 1813 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उससे क्या किया, चाय का जो वो था बिजनेस था चाय का, उसको छोड़ के बाकी सभी को समाप्त कर दिया। पहले जो हर चीज के लिए हो रहा था, छोटे से छोटे चीज का जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही थी। अब क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सिर्फ चाय का छोड़ दिए कि वो चीन के साथ बिजनेस जो है वो चाय का कर सकता है, बाकी सारे को रोक दिया गया, बारे सब में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। इसके बाद और भी चीजें चेंज होते गई, पहले चाय के साथ छोड़ के बाकी में रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, और जैसे ही 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम आया उसमें टोटल कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था या जो उसका था उसमें सभी में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया है तो इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। एलिजा एमपी जो हमने बताया था 1773 के तहत 1774 में हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अब ये क्या बोल रहा है कि अभी तक क्या है, भारतवासियों को किसी भी में कोई भी इंटरफेयर करने का या उनको कोई भी उनको कोई भी काम नहीं दिया गया था, सारा चीज ब्रिटिश जो है वो ही करते आते थे। तो फिर क्या हुआ, ये चार्टर्ड एक्ट आया, उसमें धीरे धीरे भारतीयों को भी अपना प्रशासन में कुछ हिस्सा देने लगे, उनको भी कुछ काम उसमें वो इंटरफेयर उनका होने लगा। तो वो कब हुआ था, तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ चार्टर्ड एक्ट के 1833 में, जब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। जो भी वो सारे कार्य जो भी बिजनेस करते थे, जो आयात निर्यात होता था, वो सारे पे जब रोक लग गया तो फिर भारतवासियों को भी इसमें प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी मिलने लगी। तो वो कब से हुआ था, चार्टर्ड एक्ट 1833 में। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम।
अब क्या हुआ था, पहले तो ब्रिटिश लोगों का पूरा अधिकार था, वो ही सब कुछ कर रहे थे, सारा देख रेख सारा चीज़ क्या कौन करता था, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश ही करते थे। उस समय क्या हो रहा था कि भारत में भी, अब भारत भी अपना युद्ध, अपना लड़ाई शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी, मतलब भारत में भी था कि अब हमको आज़ाद होना है या हमको भी हमारा अधिकार चाहिए, भारत हमारा है। तो उस सब के चलते क्या हो रहा था, बहुत सारे युद्ध और बहुत सारी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। 1857 का युद्ध सबको पता ही होगा, ये सारा चीज़ चालू हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिशों को ये डर लगने लगा था कि नहीं, अब भारत आज़ाद हो सकता है या हमारे हाथों से भारत का जो अधिकार है वो छीना जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो भारत का जितना भी जो कार्य का जो था, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाला जो चीज़ था, वो किस पे, ब्रिटिश ताज में को सौंप दिया था। ठीक है, तो उस समय ये उससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, अब क्या होता था, जो अपना बजट बनता था, है ना, भारतीय विधान परिषद बजट, उसमें पहले भारतीयों को कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इस समय क्या हुआ, भारतीयों को इस पे बजट को बहस करने का और उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये दो अधिकार दिए इनको दे दिया गया था 1892 में, लेकिन अभी भी इनको किसी भी तरह से चुनाव में अपना मत देने का अधिकार नहीं था। बस ये एक अधिकार दिया गया था कि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। दूसरा था कि इनको जो भी प्रश्न पूछना था उसके लिए इनको गवर्नर को, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनको 6 दिन पहले इनको बताना पड़ता था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 6 दिन पहले आप किसी को भी बता दोगे तो आंसर तो उनको मिल ही जाएगा। तो फिर जो भी था, लेकिन अभी भारतीयों को ठीक है, एक तो अधिकार मिला था कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। तो ये हमको कब मिला था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अब क्या हो गया, सेकंड आ गया हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये सांप्रदायिक मतलब क्या हुआ, ऐसे देखा जाए तो क्या है, अलगाव, है ना, कि सांप्रदायिक करके क्या किया, इन्होंने अलग अलग करना शुरू कर दिया कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाइयाँ हैं वो यहीं से, एक्चुअल में देखा जाए तो बोल सकते हैं एक बार कि यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बांट दिए कि नहीं, आप लोग हिंदू हो तो आप लोग हिंदू में ध्यान दो। मुस्लिम्स को भड़काना शुरू हुआ कि आप मुस्लिम्स हैं तो आपके लिए एक अलग गुट बना दिया जाए, आप जो भी हमारे यहाँ मतदान होगा, प्रतिनिधित्व होगा, उसमें आप लोग एकदम सेपरेट हैं। तो ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये हमारे यहाँ कब से शुरू हुई, तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था 1909 का, है ना, इससे हमारे यहाँ जो भारत शासन अधिनियम था 1909 का, उसके तहत हमारे यहाँ क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिमों को निर्वाचन की एक अलग, मतलब उनको अलग कर दिया गया मतदान के लिए, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई भी मुस्लिम खड़ा है तो उसको वोट देने का अधिकार मुस्लिमों को ही दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बंटवारे जैसी ही चीज़ आ गई थी कि हिंदू और मुस्लिम अब अलग अलग हैं। तो यहाँ से ही हमारे यहाँ फूट की जो नीति थी वो चालू हो चुकी थी, कब से, 1909 में। तो ये इसका आंसर क्या होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जब हमारे यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो शुरू हुआ। और यहाँ से एक तरह से ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक वाली चीज़ें हैं ये आगे और बढ़ती गई, तो आगे जाके फिर हमारे यहाँ दलित वर्ग को, मजदूर वर्ग को, मतलब सबको, मतलब अलग अलग एक एक प्रतिनिधित्व जो है मिलते गया। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ से बंटवारे की एक नीति जो है वो शुरू हो चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब ये क्या आ गया है, संघीय न्यायालय। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1773 के एक्ट के तहत हुई थी, है ना, 1773 एक्ट जो आया था उसके तहत हुई थी कलकत्ता में। अब दूसरी बात क्या आ रही है, संघीय न्यायालय। अब जो ये संघीय न्यायालय है ये क्या है कि जो दिल्ली में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, जिसको हम संघीय न्यायालय बोलते हैं, ये उसके बारे में बात हो रहा है। तो भारत में संघीय न्यायालय जब भी पूछेगा तो हमको फट से उसको ध्यान में नहीं लाना है 1773 को। वैसे इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन कभी आया तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये कब आया था, जब हमारे यहाँ जब एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम जो आया 1935 का, इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत ये हुआ था कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संघीय न्यायालय एक्ट 1935, बट अब यहाँ पे ऑप्शन है 1935, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक्ट 1935 था, पर जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में। जिसे हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। 1935 देखते ही हमको टिक नहीं करना है,
है ना। ऑप्शंस एक बार देख लेंगे, 1935, 1937 भी है हमारे ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या है 1937, जब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन, अब क्या हुआ, ये द्वैध शासन वाली चीजें पहले हमने देख लिया था कि कंपनी में द्वैध शासन आया। कब आया था हमारा द्वैध शासन कंपनी में? जो एक्ट आया था 1773 का, उसके तहत हमारे यहाँ द्वैध शासन आया जब पीट्स इंडिया आया हमारे यहाँ 1784, 1784 में क्या हुआ था, कंपनी में, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी यहाँ पे द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। वैसे ही आगे चल के क्या हुआ, हमारे यहाँ केंद्र में, प्रांत में द्वैध शासन आया, फिर केंद्र में द्वैध शासन आया, ऐसे धीरे धीरे द्वैध शासन की जो नीति है वो हमारे यहाँ आ गई थी। तो जो अब बोल रहा है केंद्र में द्वैध शासन, पहले हमारे यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा कि प्रांत में भी द्वैध शासन आया था। ये कब आया था? 1909 में, है ना। तो सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1919 में हमारे यहाँ किस में आया था, ये हमारे प्रांत में द्वैध शासन आया था। ठीक है, तो प्रांत में द्वैध शासन आया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन जो है हमारे यहाँ, ये कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस समय क्या हुआ, जो प्रांत में द्वैध शासन चल रहा था 1919 के तहत, उसको खत्म कर दिया गया। 1919 का जो प्रांत का द्वैध शासन था, ठीक है, प्रांत में स्वायत्ता ले आया। स्वायत्ता का मतलब होता है फ्रीडम, है ना। तो हमारे जो प्रांत में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था 1919 का, वो 1935 में खत्म हो गया प्रांत का। और जो केंद्र में जो द्वैध शासन है, ये हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? देखिए, भारतीय विधान पालिका, ठीक है, द्विसदनी। अब ये द्वैध शासन, द्विसदनी, ये दोनों देखोगे तो अलग अलग टर्म है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। 1919 में क्या हुआ था, ये हमारे प्रांत में आया क्या है? द्वैध शासन, है ना। ये जो द्वैध शासन है ये कब आया था? ये हमारे यहाँ 1919 में आया था। इस समय क्या, प्रांत को हम दो भाग में डिवाइड किए, मतलब दो, उसके जो नियम कानून है उसको द्वैध रूप से दो में बांटे थे। और इसी समय जो हमारा केंद्र है, केंद्र में हमारे यहाँ क्या आया था? केंद्र में आया था द्विसदनीय शासन। ठीक है, केंद्र में क्या आया था? द्विसदनीय। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी कब आया? अब यहाँ पे बोल रहा है भारत में, भारतीय विधान पालिका। तो भारतीय विधान पालिका जो था उसमें क्या है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। इसमें क्या हुआ कि केंद्र को द्विसदनी किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उच्च और निम्न, ये दो में डिवाइड हुआ था। कब हुआ था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? भारत सरकार अधिनियम, एक सेकंड ना, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1943। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि जो अध्यादेश जारी करने का है, जब भी आप संविधान का भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार हम, दो बार अध्यादेश के बारे में पढ़ते हैं। एक बार जब हम पढ़े थे, कब था? 1861, है ना। 1861 में भी हम एक बार अध्यादेश पढ़ते हैं। तो कभी कभी हमको ये डाउट हो जाता है, अभी तो ऑप्शन में नहीं है बट ये ऑप्शन दे सकता है कि अध्यादेश, तो फट से एक बार क्लिक होता है कि 1861 में भी हमने पढ़ा था कि अध्यादेश की शक्ति मिली है ना। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? राष्ट्रपति। ये हमको कब लगाना है? जब हमको पूछा जाएगा कि गवर्नर को कब दिया गया, है ना। अब ये गवर्नर, पहले तो हमारे यहाँ क्या चलते थे? यही सब चलते, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसी को हम वायसराय कहने लगे। तो उस समय तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे कुछ प्रावधान तो थे नहीं, है ना। पहले तो सारे चीज ये थे। तो पहले जब गवर्नर हुआ करते थे तब एक बार 1861 में अध्यादेश की शक्ति उनको दी गई थी, जो मैक्सिमम 6 मंथ तक होती थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ? अब ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति वाला जो ये वर्ड ही है, ये हमारे यहाँ तब आया जब हमारे यहाँ संविधान आया। तो संविधान के बाद ही क्या हुआ? केंद्र में और राज्य में केंद्र, प्रांत, संघ, संघीय, ये सारी चीजें आई, जिसमें केंद्र में हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ये सारी चीजें जो है बढ़ते गई। तो ये तब हुआ जब हमारे यहाँ संविधान आया।
अब ऑप्शन देख के हमको ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, हमारे यहाँ जो संविधान लिखा गया है उसका मैक्सिमम पोर्शन तो यहीं से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना। तो ये जब हमको क्वेश्चन में बिल्कुल ये देखना एकदम जरूरी है कि यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा गया है या गवर्नर पूछा गया है। अभी ऑप्शन में वैसे तो नहीं दिया था 1861, बट इन केस अगर होता कि यहाँ पे राष्ट्रपति दे के 61 दे देता तो बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, राष्ट्रपति या गवर्नर। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कहाँ पे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर आता है, तो ये आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति जो है वो मिलती है। ठीक है, भारत के सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। अब क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच का विभाजन है ना, केंद्र और राज्य के बीच किया गया विभाजन। तो ये जितना भी भारत का संविधान बोल दिया, संविधान देखते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि फिर से वही बात कि हमारे भारत के संविधान का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय ये शब्द इंट्रोड्यूस ही हमारे यहाँ सबसे पहली बार 1935 में हुआ था। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय शब्द, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अखिल भारतीय शब्द का पूछ सकता है कि अखिल भारतीय शब्द का सबसे पहले कहाँ पे उपयोग किया गया, ये शब्द कहाँ पे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये कहाँ पे है 1935। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई। अब देखते हैं अवशेष शक्तियों के बारे में पूछ रहा है ना। देखो होता क्या है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और प्रांत जो थे दो अलग अलग, इसमें हमारे शक्तियों का विभाजन था। कुछ चीजें जो है वो केंद्र को प्राप्त थी, कुछ जो है वो प्रांत को प्राप्त थी, मतलब राज्य को प्राप्त थी। तो जो शक्तियां केंद्र के पास थी वो उनकी केंद्र की शक्ति वाली थी, और जो चीजें, कुछ चीजें थी जो राज्य को प्राप्त थी। इन दोनों के अलावा कुछ चीजें जो थी वो बच गई थी, है ना। तो जिसको क्या किया कि वो ना वो केंद्र का था ना वो राज्य का था, तो उस समय वो किसको दिया गया था, तो गवर्नर जनरल के पास उस चीजों को रखा गया था। ओवरऑल ये केंद्र में ही है, बट वो जो मेन थी, कुछ चीजें जो छूट गई थी उसको फिर जो बच जाता है लास्ट में, फिर उसको किसी को जो अपने हेड ऑफ देते हैं। जैसे कि अपन यहाँ भी देखेंगे कि जब अपन जब अपना चुनाव होता है तो हम नेताओं को जो अलग अलग सारे को सबको अलग अलग पोस्ट देते हैं। उसके बाद जो मेन कुछ चीजें जो पोस्ट बच जाता है वो सब किसके पास चले जाता है, प्रधानमंत्री के पास। बहुत सारी चीजों को प्रधानमंत्री अकेले ही देख रहे होते हैं। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी है कि 1935 के अधिनियम में जो एक्स्ट्रा चीजें जो बच गई थी, एक्स्ट्रा शक्तियां, वो किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, सीधी सी बात है कि 1935 देखते ही हमको भारत का संविधान ही याद आता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मेजर जो काम था वो क्या था, ये हमारे संविधान से रिलेटेड ही था। एक सेकंड ना, तो ये क्या था, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट महत्वपूर्ण ही इसलिए है क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है ना। 1935 से ही मैक्सिमम पोर्शन लिया। वैसे तो भारत के संविधान को बनाने के लिए हम अलग अलग देशों से बहुत सी चीजों को लिए थे, उसके बाद जाके हमारा भारत का संविधान बना, पर उसका मैक्सिमम आधे से भी ज्यादा जो पोर्शन है वो कहां से लिया गया था, 1935 के एक्ट से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये बर्मा जो है, जो आज के डेट में हम जिसे म्यांमार कहते हैं, तो ये भारत से अलग कब हुआ था। तो इसमें हमको देखिए भारत आज़ादी टाइप का नहीं सोचना है। इस समय ये कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, इसी के तहत ही जाके क्या हुआ था, बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। 1935 में बहुत सी चीज़ें हुई थी, जिसमें ये तो पता है कि संविधान में हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें लिए। दूसरा हमने देखा था कि 1937 में क्या हुआ था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, कहाँ, दिल्ली में, है ना। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक, इसी के तहत क्या हुआ था, आरबीआई जो है, आरबीआई का गठन भी इसी में ही हुआ।
1935 एक्ट के तहत। और थर्ड जो है यही 1935 के एक्ट उसके तहत ही बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। ठीक है, हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक करते हैं, है ना, ये हमारा आज का हो गया पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप सबको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि आपको पता है कि योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसके साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। खत्म।